माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी, मुन्ना सांस नहीं ले पा रहा है। माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी, मुन्ना सांस नहीं ले पा रहा है। बहुत ठंड है माँ जी, कृपया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर विश्वास कीजिए। मीरा की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन उस हवेली के दरवाजे आज एक माँ के लिए बंद थे। एक ऐसी माँ जो कुछ घंटे पहले तक इसी घर की लाडली बहू थी। प्रिया, प्रिया तुम तो सुन लो, तुम्हारी बहन हूँ मैं। मुन्ना तुम्हारा भांजा है। बचपन में तुमने मेरी गोद में खेला था प्रिया, याद है? प्रिया दरवाजा खोल दे, सिर्फ मुन्ना को अंदर ले लो। मैं यहीं मर जाऊंगी पर मेरे बच्चे को बचा लो। आज से इस घर में सिर्फ वो रहेगा जो इस घर के उसूलों का पालन करेगा। चोर को इस दहलीज पर पाँव रखने का हक नहीं। मीरा आज मर चुकी है हमारे लिए। दिसंबर की वो रात जिसमें ठंड सिर्फ हवा में नहीं थी बल्कि रिश्तों में भी जम चुकी थी। कहते हैं खून पानी से गाढ़ा होता है, पर उस रात बर्फ ने खून को भी सफेद कर दिया था। ये कहानी है एक माँ की, एक बहन की और एक ऐसे घर की जहाँ दीवारें तो गर्म थीं पर दिल बर्फीले हो गए थे। माँ ठीक कह रही हैं। जिसने इस घर की इज्जत पर हाथ डाला वो अब इस घर की नहीं रही। राजेश जी, आपको तो मुझ पर यकीन है ना? हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का वादा किया था। एक रात के लिए इस वादे को मत तोड़िए। एक बहन ने मुंह मोड़ा, एक सास ने दिल तोड़ा, एक पति ने भरोसा तोड़ा। आखिर क्या हुआ था उस सर्दी की रात में? क्यों एक नवजात शिशु और उसकी माँ को बर्फ में मरने के लिए छोड़ दिया गया? ये कहानी सिर्फ नफरत की नहीं, ये कहानी है टूटे हुए भरोसे की, खून के रिश्तों की और इंसानी कमजोरियों की। 8 महीने पहले का समय, जब ये घर स्वर्ग जैसा लगता था, जब सर्दी की धूप जैसी गर्माहट थी इन रिश्तों में। मीरा और प्रिया, 2 बहनें जो एक ही घर में ब्याही गई थी। दोनों ने सोचा था कि जन्नत मिल गई, एक साथ रहेंगी, एक साथ हंसेंगी, बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ देंगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दीदी, आप भी ना। माँ जी ने कहा था गाजर का हलवा बनाने को और आपने पूरा किचन ही चमका दिया। मैंने तो सोच लिया था कि दिवाली आ गई। अरे माँ जी को सफाई पसंद है ना, और वैसे भी जब तक मैं चलती फिरती रहूंगी मुन्ना भी तंदुरुस्त रहेगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि काम करते रहो। बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर ज्यादा भारी काम मत करना। कुछ चाहिए तो मुझे या प्रिया को बोल देना। बिल्कुल सही कहा राजेश ने। मीरा बहू, तुम तो लक्ष्मी बनकर आई हो इस घर में। देखो ना, तुम्हारे आने के बाद से घर में कितनी बरकत आई है। धंधे में फायदा हो रहा है, घर में सुख शांति है। और प्रिया, तुम सिर्फ बातें मत बनाओ, अपनी दीदी से कुछ सीखो। देखो कैसे पूरे घर को संभाल कर रखा है। तुम भी थोड़ी जिम्मेदार बनो। प्रिया की मुस्कान थोड़ी कम हो जाती है। ईर्ष्या का एक हल्का भाव उसकी आंखों में दिखता है। वह चुपचाप चाय का कप पकड़ती है। हाँ माँ जी, दीदी तो साक्षात देवी हैं। मैं तो बस मैं हूँ, आम इंसान। कमला, दोनों बहुएं अच्छी हैं, एक एक की अपनी खूबी है, तुलना मत किया करो। अरे माँ जी, मैं कौन सी तुलना कर रही हूँ? बस इतना कह रही हूँ कि सीखना चाहिए एक दूसरे से। हंसी ठिठोली के बीच एक छोटी सी चिंगारी सुलग रही थी। कमला देवी का मीरा के प्रति झुकाव प्रिया के दिल में कांटा बनकर चुभने लगा था। अक्सर हम जिसे प्यार समझते हैं वो दूसरे के लिए तुलना बन जाता है, और तुलना जहर होती है रिश्तों के लिए। मीरा अपने कमरे में बैठी बच्चे के कपड़े सिल रही है। प्रिया दरवाजे पर दस्तक देती है और अंदर आती है। दीदी, सो नहीं रही? देखो प्रिया, कितने प्यारे कपड़े सिल रही हूँ मुन्ना के लिए। तुम भी तो जल्दी से माँ बन जाओ, फिर हम दोनों के बच्चे साथ खेलेंगे। दीदी, विक्रम जी तो वो तो बस आपकी और माँ जी की ही बातें करते हैं, मुझसे बात ही नहीं करते ढंग से। ऐसा क्यों कह रही हो? विक्रम जी तो बहुत अच्छे हैं, शायद वो थोड़े शर्मीले हैं। दीदी, आपको क्या पता, आप तो हर जगह परफेक्ट हो। राजेश जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं, माँ जी आपको कितना मानती हैं, और मैं तो बस एक साए की तरह हूँ इस घर में। ये तुम क्या बोल रही हो पगली? तुम मेरी जान हो। और सुनो, तुम परफेक्ट नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मेरी प्यारी बहन हो। हम दोनों एक हैं। मेरा मान तुम्हारा मान है, मेरा दर्द तुम्हारा दर्द है। नहीं दीदी, अब नहीं। बचपन से आप आगे थी, पढ़ाई में, खेल में, सबकी नजरों में। अब ससुराल में भी मैं पीछे नहीं रहूंगी। पर प्रिया, ये तो कोई मुकाबला नहीं है। सोइए दीदी, आपको आराम की जरूरत है।
मीरा उलझन में प्रिया को जाते हुए देखती है। मीरा को पता नहीं था कि उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। प्रिया के दिल में जो बीज बोया जा चुका था वो अब पौधा बनने लगा था, नफरत का पौधा। मीरा और प्रिया सब्जी की खरीदारी कर रही हैं। साथ में रामलाल भी है जो सामान उठा रहा है। प्रिया ये वाले टमाटर ले लेती हूँ, माँ जी को पसंद है। दीदी चलो ना जरा ज्वेलरी देख लेते हैं। अभी? प्रिया घर पर सबको इंतजार होगा। बस 5 मिनट दीदी। दोनों दुकान में जाती हैं। दुकानदार उन्हें हार दिखाता है। ये देखिए असली सोना 22 कैरेट, बहुत खूबसूरत डिजाइन है। कितना खूबसूरत है ना दीदी। हाँ बहुत सुंदर है, पर अभी तो हमें जरूरत नहीं। आपको तो माँ जी देंगी सब कुछ, मुझे खुद के पैसे से ही लेना होगा सब। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं दीदी, चलिए। प्रिया की आंखों में सोने की चमक उसके दिल की अंधेरी इच्छाओं को जगा रही थी। कभी कभी हम चीजों को इतना चाहते हैं कि उनके लिए इंसानियत को भी दांव पर लगा देते हैं। मीरा सबके लिए दूध गर्म कर रही है। प्रिया अंदर आती है, परेशान दिख रही है। क्या हुआ प्रिया, तुम रो रही हो? विक्रम जी ने कुछ कहा? विक्रम जी क्या कहेंगे, वो तो बस भाभी माँ करते रहते हैं। दीदी सबको आप ही क्यों दिखती हैं? मैं इस घर की छोटी बहू हूँ या कोई नौकरानी? आप जो काम करे वो महान, मैं करूँ तो फर्ज। ये तुम क्या कह रही हो पगली? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक हैं। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी बड़ी। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अगर किसी ने तुमसे कुछ गलत कहा है तो मुझे बताओ। नहीं दीदी, आप नहीं समझेंगी। आप तो इस घर की रानी हैं, सबका प्यार आपको मिलता है। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। मीरा परेशान होकर प्रिया को जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। भगवान मैं क्या करूं? मैंने तो कभी प्रिया को दुखी नहीं किया। प्रिया रो रही है। तभी विक्रम कमरे में आता है। प्रिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस भाभी की फिक्र है। भाभी की फिक्र मतलब? हर बात में भाभी ने ऐसे किया, भाभी ने वैसे किया। मैं हूँ तुम्हारी पत्नी या भाभी? प्रिया तुम गलत समझ रही हो। भाभी बड़ी है, मैं सिर्फ उनका सम्मान करता हूँ। तुम्हें मैं प्यार करता हूँ। झूठ। अगर प्यार करते तो माँ जी से कहते कि मुझे भी कुछ दे। वो तो सब कुछ भाभी को ही देंगी, खानदानी जेवर, पैसे, इज्जत, सब कुछ। प्रिया ये तुम क्या बातें कर रही हो? जेवर, पैसा, ये सब कुछ नहीं है। हम खुश हैं, बस यही काफी है। तुम नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझोगे। प्रिया के दिल में जो कांटा चुभा था वो अब घाव बनता जा रहा था, और घाव में जब नमक पड़ता है तो दर्द असहनीय हो जाता है। वो नमक बनकर आई बुआ जी। पूरे घर में लोहड़ी की तैयारियां चल रही हैं। आंगन में लकड़ियां जमाई जा रही हैं। मीरा और कमला देवी रसोई में रेवड़ी और मूंगफली की टोकरियां सजा रही हैं। मीरा बेटी, तुम आराम करो, इतना काम मत करो, तुम्हारी तबीयत का ख्याल रखना होगा। नहीं माँ जी, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी ये लोहड़ी तो मुन्ना की पहली लोहड़ी है। मैं सब कुछ खास बनाना चाहती हूँ। मेरी भी यही इच्छा है बेटा। इस बार लोहड़ी बहुत खास होगी। सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कमला देवी एक पुराना लकड़ी का संदूक खोलती हैं, जिसमें से एक भारी सोने का हार निकालती हैं। माँ जी, ये हमारे खानदान का सबसे कीमती हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था जब मैं पहली बार माँ बनी थी। आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। नहीं माँ जी, मैं इतनी कीमती चीज नहीं ले सकती। ये तुम्हारा हक है बेटा। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और ये हार बड़ी बहू का ही होता है। लोहड़ी के दिन मैं सबके सामने तुम्हें ये दूंगी। दरवाजे के पीछे से प्रिया सब सुन रही है। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और दर्द साफ दिखता है। वो हार मेरा होना चाहिए था। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। एक ऑटो घर के बाहर रुकता है। बुआ जी उतरती हैं सामान के साथ। आइए बुआ जी, आपका इंतजार था। लोहड़ी पर आप नहीं आती तो त्योहार अधूरा रहता। हाँ, भला मैं कैसे नहीं आती। अरे बहुओं को बुलाओ, आशीर्वाद दूं। मीरा और प्रिया आती हैं। दोनों बुआ जी के पैर छूती हैं। अच्छा, तो ये बड़ी बहू है और ये छोटी? दोनों बहनें हैं। दिलचस्प। बुआ जी जैसे लोग हर घर में होते हैं, जो खुद तो खुश नहीं रहते और दूसरों को भी सुख में नहीं देख सकते। आग में घी डालना उनका शौक होता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही थी, वैसे वैसे प्रिया की जलन भी बढ़ती गई।
और इस जलन को हवा दी एक गलतफहमी ने, एक साजिश ने, और सबसे ज्यादा बुआ जी की जहरीली बातों ने। आंगन में अलाव जल रहा है। पूरा परिवार और कुछ रिश्तेदार इकट्ठे हैं। सब नाच गाना कर रहे हैं। माहौल खुशनुमा है। कमला देवी बीच में आती हैं, हाथ में वही सोने का हार लिए। सुनो सब लोग, आज बहुत खास दिन है। आज मैं अपनी बड़ी बहू मीरा को ये खानदानी हार देना चाहती हूँ। ये खानदानी हार है। मैं चाहती हूँ मीरा इसे पहने, क्योंकि ये हमारे खानदान के वारिस को लाने वाली है। मीरा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। माँ जी ने बिल्कुल सही फैसला किया। मीरा, तुम इसकी हकदार हो। कोने में खड़ी प्रिया सब देख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बुआ जी उसके पास आती हैं। देख रही हो, सारा सोना बड़ी के पास और तुम्हारे पास क्या, सिर्फ जिम्मेदारी। बेटी, ये दुनिया बड़ों की है, छोटों को तो बस जूठन मिलती है। पर बुआ जी, मैं कर क्या सकती हूँ? तो बहुत कुछ, बस हिम्मत चाहिए। देखो, अगर मीरा का बेटा हुआ तो इस घर की तिजोरी की चाबी हमेशा के लिए मीरा की कमर में लटकेगी। तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारा पति भी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तिजोरी की चाबी तो मैं लेकर रहूंगी बुआ जी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बस यही सुनना चाहती थी मैं। अब सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। शैतान को अपना काम करने के लिए मासूम दिलों की तलाश रहती है, और प्रिया का दिल जो कभी मासूम था अब ईर्ष्या की आग में जल रहा था। बुआ जी ने बस माचिस की तीली दिखाई और वो आग भड़क उठी। प्रिया और बुआ जी एक कमरे में चुपके से बात कर रहे हैं। देखो, धीरे धीरे करना है, एकदम से कुछ किया तो शक हो जाएगा। पहले मीरा की छवि खराब करनी होगी घर में। पर कैसे बुआ जी? छोटी छोटी गलतियाँ, कभी खाना जला दो, कभी कोई चीज टूट जाए, कभी कोई सामान गुम हो जाए, और सब मीरा के नाम पर। पर वो मेरी दीदी है बुआ जी। दीदी से पेट नहीं भरता बेटी, ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है इज्जत से, तो मीरा को नीचे लाना होगा। ठीक है बुआ जी, मैं करूँगी। मीरा रसोई में खाना बना रही है। वो कुछ देर के लिए बाहर जाती है पानी लाने। प्रिया जल्दी से मसाले जला देती है और खाने में मिला देती है, फिर चली जाती है। दोपहर का खाना, सब खाने बैठे हैं। ये खाना तो कड़वा हो गया है। क्या हो गया मीरा? ये कैसे हो गया? मैंने तो सही बनाया था। मीरा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? इतना बेस्वाद खाना। माँ जी, शायद दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। आप नाराज मत होइए, मैं दोबारा बना देती हूँ। हाँ, तुम ही बना दो, तुम आराम करो। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उठकर चली जाती है। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहना। कमला देवी की पुरानी पसंदीदा साड़ी इस्त्री बोर्ड पर रखी है। मीरा इस्त्री कर रही है। उसका फोन बजता है। 1 मिनट, फोन उठा लूं? प्रिया चुपके से आती है, इस्त्री को वापस ऑन कर देती है और चली जाती है। 10 मिनट बाद धुआं उठ रहा है, साड़ी जल रही है। तभी कमला देवी वहां आ जाती हैं और देखती हैं कि साड़ी जल चुकी है। वो गुस्से में मीरा को बुलाती हैं और कहती हैं, मीरा, यहाँ आओ अभी। मीरा वहां आती हैं। मीरा, ये मेरी सबसे प्यारी साड़ी थी, तुमने इसे जला दिया? इतनी लापरवाही। नहीं माँ जी, मैंने तो स्विच ऑफ किया था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मीरा, गलती मान लो। दीदी, प्रेगनेंसी में भूलना स्वाभाविक है। माँ जी, आप उन्हें मत डांटिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मीरा। प्रिया की मीठी बातों ने कमला देवी के दिल में शक का बीज बो दिया था, और ये बीज अब पेड़ बनने लगा था। बुआ जी और प्रिया आपस में बात कर रही हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, अब आखिरी वॉर करना होगा, सबसे बड़ा। अब क्या करें बुआ जी? मुझे लग रहा है हम गलत कर रहे हैं। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। आधा काम किया है तो पूरा करना होगा, नहीं तो फंस जाओगी। सुनो, कमला देवी के पास एक हीरे का हार है, उनके पति की निशानी। नहीं बुआ जी, वो तो बहुत कीमती है। और चोरी नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रखना है। वो हार मीरा के ट्रंक में छुपा दो, फिर हम बताएंगे। मीरा की असलियत सबके सामने आ जाएगी। पर फिर दीदी को घर से निकाल देंगे। वही तो चाहिए। एक बार मीरा गई तो तुम ही इस घर की रानी। सोचो, सारा मान, सारा सम्मान, सारे जेवर सब तुम्हारे। थोड़ी देर सोचने के बाद
ठीक है, मैं करूंगी। इंसान कितनी आसानी से अपनी इंसानियत बेच देता है। लालच एक ऐसा नशा है जो खून के रिश्तों को भी पानी कर देता है। प्रिया ने फैसला कर लिया था, अब पीछे मुड़ना नामुमकिन था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मीरा की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। राजेश, कमला देवी, प्रिया सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक है। माँ, बेटा, हमारा बेटा। भगवान का शुक्र है। चलो मीरा को देखते हैं। सब कमरे में जाते हैं। मीरा और बच्चा सोए हुए हैं। 10 दिनों बाद मीरा बच्चे के साथ घर वापस आती है। घर को सजाया जाता है। कमला देवी मीरा और बच्चे की आरती उतारती हैं। कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता है। सब मीरा का ध्यान रखते हैं। और फिर आई वो रात, दिसंबर की सबसे ठंडी रात, जिस रात सब कुछ बदल गया, जिस रात एक परिवार टूट गया, जिस रात इंसानियत शर्मसार हो गई। आज रात सब सो जाए तो काम निपटा देना, कल सुबह तक सब पलट जाएगा। हाँ बुआ जी। आधी रात, सब सो गए हैं। प्रिया चुपके से कमला देवी के कमरे में जाती है। वो अलमारी खोलकर हीरे का हार निकालती है। माफ करना। और हार को ले जाकर मीरा की अलमारी में रख देती है। प्रिया रुककर मीरा और बच्चे को देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। दीदी, मुझे माफ करना, पर मुझे अपनी जगह बनानी है। सुबह जब कमला देवी को पता चलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, मेरा हार गायब हो गया। वो हीरे वाला हार जो मेरे पति ने दिया था। सब दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ माँ? मेरा सबसे कीमती हार चोरी हो गया, किसी ने चुराया है। अरे राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। घर में ही किसी ने चुराया होगा। तलाशी लेनी चाहिए सबके कमरों की। हाँ, सबके कमरे चेक करो। घर के सभी कमरों की तलाशी ली जाती है, सब नेगेटिव। फिर मीरा के कमरे की बारी आती है। माँ जी, दीदी के कमरे में भी देख लेते हैं। प्रिया, तुम क्या बोल रही हो? हाँ देखो, सबके कमरे देखे हैं। मीरा के कमरे की भी तलाश ली जाती है और उसकी अलमारी से वो हार निकलती है। ये तुम्हारी अलमारी से निकला? मीरा, तुमने मेरा हार चुराया? नहीं माँ जी, ये झूठ है, ये साजिश है। मैं सपने में भी चोरी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। किसी ने यहाँ रखा होगा। तुम तो जानती हो ना मैं ऐसी नहीं हूँ। बोलो ना प्रिया। राजेश जी, आपको तो पता है। दीदी, मैंने खुद देखा था कल रात आपको ये ट्रंक बंद करते हुए। मुझे लगा आप कपड़े रख रही हैं, पर अब पता चला आपने हार चुराया था। मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरी बहन हैं। मैं अपने माँ बाप की इज्जत का क्या जवाब दूंगी? प्रिया, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी बहन हो, खून का रिश्ता है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्रिया, सच बोल दो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ दीदी, माफ करना। बस मीरा, आज तक मैं माँ के खिलाफ गया तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ दिया, पर आज सबूत सामने है। सबूत, तुमने हमें धोखा दिया। तुमने मेरे पिताजी की निशानी, माँ का सबसे कीमती हार चुराया अपने मायके भेजने के लिए। नहीं राजेश जी, मेरी बात सुनिए। मैं कसम खाती हूँ मुन्ना की, मैंने नहीं लिया। कोई मुझे फंसा रहा है। चोरनी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा, अपने दिल में जगह दी, और तुमने मेरे पति की आखिरी निशानी चुराने की हिम्मत की। कमला, अब देर मत करो। ऐसी चोरनी को घर में मत रखो, पुलिस को बुला लो। नहीं, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आया। कमला, रुको, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं माँ जी, मैं बहुत सोच चुकी। निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। चली जाओ यहाँ से। और खबरदार, जो इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा। माँ जी नहीं, मुझे मार डालिए पर मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बच्चा मुन्ना। जाओ मीरा, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। तुमने खुद ही सब खत्म कर दिया। शाम का वक्त, बाहर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। मीरा को जबरदस्ती घर से बाहर कर दिया जाता है। माँ जी, राजेश जी,
प्रिया, कोई तो मेरी बात सुनो, मैं बेगुनाह हूँ, प्लीज। खोलिए दरवाजा, बाहर -डिग्री तापमान है, मुन्ना ठंड से मर जाएगा। माँ जी, मुझे निकाल दीजिए, पर मेरे बच्चे को रख लीजिए प्लीज। मुन्ना को अंदर ले लीजिए, वो आपका पोता है। और इस तरह एक माँ और उसका नवजात बच्चा ठंड, अंधेरे और अकेलेपन के हवाले कर दिए गए। सजा एक अपराध की जो किया ही नहीं गया था। ये थी इंसाफ की एक मिसाल। मीरा बच्चे को शॉल में ढककर सड़कों पर भटकने लगती है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाए। वो कई घरों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आने दीजिए, मेरा बच्चा। रात को कौन घूमता है? चोर हो क्या? जाओ यहाँ से। मीरा हर जगह से ठुकराई जाती है। वो लड़खड़ाकर सड़क पर गिर जाती है। मुन्ना, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। इंसानियत उस रात कहाँ थी? क्यों हर दरवाजा बंद था एक माँ और बच्चे के लिए? क्या हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं? मीरा किसी तरह एक पुराने मंदिर तक पहुंचती है। मंदिर की सीढ़ियों पर वो बैठ जाती है, बच्चे को अपने सीने से चिपकाए। भगवान, मुझे सजा दे दो, पर मेरे मुन्ना को बचा लो। वो बेगुनाह है। मैंने क्या किया? किसका बुरा किया? फिर ये सजा क्यों? मुन्ना बेटा, आँख खोलो, माँ को देखो। मुन्ना। नहीं भगवान, नहीं। मीरा अपने शरीर से बच्चे को गर्म रखने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं। शर्मा हवेली। राजेश अपने कमरे में बेचैन है, नींद नहीं आ रही। मीरा, तुमने सच में? नहीं, सबूत तो था, पर इतनी ठंड एक बच्चे के साथ। प्रिया का कमरा, वो भी सो नहीं पा रही, बेचैन है। दीदी, मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे करना था मेरी अपनी जगह, पर इतनी ठंड में। घर में कोई भी सो नहीं पाया, सभी बेचैन। सुबह बुआ जी और प्रिया बात कर रही हैं बरामदे में। देखा, कितना आसान था। अब तुम ही इस घर की रानी हो। हाँ बुआ जी, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रिया पीछे मुड़कर देखती है कि दादी सा ने उनकी बातें सुन ली है। दादी सा सबको इस सच्चाई के बारे में बता देती है। सभी चौंक जाते हैं। प्रिया, ये सच है? तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया? माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने गलत किया, मुझसे सहा नहीं गया। सब दीदी को ही प्यार करते थे, मुझे कोई नहीं पूछता था। बुआ जी ने कहा कि अगर दीदी को हटा दूं तो मैं इस घर की रानी बनूंगी। मैंने खाना जलाया, साड़ी जलाई, और वो हार मैंने छुपाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा बेगुनाह थी, और हमने उसे उस ठंड में। वो सभी मीरा को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी देर तक सब जगह देखने के बाद वो मंदिर पहुंचते हैं, जहां उन्हें मीरा बेहोश और गंभीर हालत में दिखती हैं। वो मीरा और बच्चे को अस्पताल ले जाते हैं। मरीज की हालत अब स्थिर है। हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन था, पर समय पर आ गए। बच्चा बिल्कुल ठीक है, माँ को भी होश आ गया है। आप मिल सकते हैं। थैंक गॉड डॉक्टर, थैंक गॉड। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। परिवार आईसीयू के कमरे में जाता है। मीरा बिस्तर पर लेटी है, बच्चा उसकी बगल में सो रहा है। मीरा, मैं आप सबको माफ कर सकती हूँ, पर ये नहीं भूल सकती कि आपने मेरे 1 महीने के मासूम बच्चे को भी उस ठंडी रात में बेघर कर दिया। मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आपने मुझे घर से निकाला। पर इस बेगुनाह का क्या कसूर था? आपका अपना खून, अगर इसे कुछ हो जाता तो? बेटी, माफ कर दे हमें, हम अंधे हो गए थे। हमने अपने ही पोते को। मैं अपने बच्चे को आपसे अलग नहीं करूंगी। ये आपका नाती है, आपका हक है इस पर वो रात मेरे दिल में एक गहरे घाव की तरह हमेशा रहेगी। अब से मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, नौकरी करूंगी। मेरा और मेरे बच्चे का जीवन किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। सबके बारे में सोचने के साथ अब मैं अपने और अपने बच्चे के बारे में भी सोचूंगी। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गुनाह की सजा भुगतूंगा। तुम्हारा और बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
मीरा चुप रहती है, बच्चे को अपने सीने से लगाए, आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प दोनों। घर पर प्रिया अकेली बैठी है, रो रही है। बुआ जी सामान पैक कर रही हैं। मैंने क्या कर दिया? दीदी, मुन्ना, अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। अब रोने से क्या होगा? मैं चली, तुम संभाल लो अपना घर परिवार। आप जा रही हैं? सब गड़बड़ करके भाग रही हैं। आपकी वजह से ये सब हुआ। मैंने थोड़े किया था, तुमने सुना मुझसे, तुम्हारी मर्जी थी, अब तुम भोगो। मीरा घर तो वापस आ जाती है, पर उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है। वो जल्दबाजी, खिलखिलाती और सबका ध्यान रखने वाली लड़की सबसे दूर रहने लगती है और खुद को कामयाब बनाने में जुट जाती है। यहाँ प्रिया भी अपनी दीदी और सभी घर वालों का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। या मीरा फिर से सब पर भरोसा कर पाएगी? और क्या सारा परिवार मीरा का दिल जीत पाएगा और प्रिया को माफ कर पाएगा?